चैप्टर 2 बिजनेस स्टडी का चैप्टर 2, और यहां पर आप देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर 1 कब सभी का कंप्लीट हो गया, मैं ये मान के चल रहा हूं, और चैप्टर 1 यदि अच्छे से कंप्लीट हुआ है तब आगे ये चैप्टर 2 समझ में आएगा। ठीक है, तो क्लास 12th एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल क्या होते हैं, तो सिंपल से हम ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स एक जर्नल गाइडेंस होते हैं, गाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कुछ परंपराएं, परंपरा समझते हो ना, है ना, ये परंपराएं जनरली क्या बन जाती है, एक प्रिंसिपल के तौर पे डेवलप हो जाती है, सिद्धांत, हिंदी में क्या कहेंगे, सिद्धांत। जर्नल गाइडेंस मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल वो जर्नल गाइडेंस होंगे जिसके जरिए किसी भी मैनेजर को हेल्प मिलेगी, किस चीज में करने में, मैनेजमेंट करने में हेल्प मिलेगी, राइट, है ना। तो यहां पर सबसे पहले हम इसका डायरेक्ट मीनिंग देखते हैं और इसको और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ, राइट। इस बात को अंडरलाइन कर लो बिल्कुल, फंडामेंटल ट्रूथ, है ना, एमसीक्यू इस पर बनेगा। ठीक, कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो क्या है, एक फंडामेंटल ट्रूथ है, मतलब सत्य है, वो जो बात बोल रहे हैं ना वो सही है, आप बस उसको फॉलो करो। ठीक है, फंडामेंटल ट्रूथ विच सर्व अ गाइडलाइन, जल्दी जल्दी अंडरलाइन करो, which serve as guidelines for decision, किस चीज के लिए, डिसीजन लेने के लिए एक जनरल गाइडलाइन है। सर गाइडलाइन क्या होता है भाई, गाइडलाइन नॉर्मली जैसे कि आपकी एग्जाम की गाइडलाइन आएगी कि एक बच्चे के पास में उसकी खुद की पेन पेंसिल वगैरह ये चीजें रहना चाहिए, उसको इस टाइम पर आना चाहिए, राइट, स्कूल ड्रेस में होना चाहिए, एडमिट कार्ड साथ में लाना चाहिए, ये क्या है, गाइडलाइन है, राइट। तो ये गाइडलाइन किस लिए है, डिसीजन लेने के लिए और एक्शन ऑफ मैनेजर, मतलब मैनेजर क्या ले सके, डिसीजन ले सके और एक्शन ले सके। एक्शन का मतलब क्या हुआ, कोई काम को कर सके, है ना। जैसे कि देखो किसी कंपनी में जनरली एक सिंपल सी गाइडलाइन है कि मैनेजर के अंडर जितने भी एम्प्लॉइज हैं, राइट, उन एम्प्लॉइज को यदि 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो वो अपने मैनेजर से एप्लीकेशन देके वो छुट्टी ले सकते हैं। ठीक है, 2 दिन से ज्यादा चाहिए तो फिर मैनेजर को एप्लीकेशन तो देना है पर परमिशन मैनेजर नहीं देगा, मैनेजर का भी जो सुपर मैनेजर होगा, है ना, सीनियर, वो मिलकर उसको उससे ज्यादा की छुट्टी दे सकते हैं, राइट। अब ये जनरल गाइडेंस है। अब किसी व्यक्ति को छुट्टी चाहिए होगी तो क्या करेगा, वो एप्लीकेशन देगा किसको, मैनेजर को। यदि वो 2 दिन से अंदर होगी या 2 दिन की छुट्टी होगी तो मैनेजर ही वो छुट्टी सैंक्शन कर देगा, बोले ओके ठीक है जाओ। और यदि उससे ज्यादा की होगी तो वो अपने सीनियर को भेजेगा। नॉर्मली गाइडेंस किसी काम को करने का, डिसीजन लेने का, राइट, एक्शन, राइट। दिस प्रिंसिपल ले डाउन द जर्नल गाइडलाइंस, ये क्या होते हैं, एक तरह से सामान्य गाइडलाइन होती है, so that a manager can valuable decision or appropriate step to accomplish desired goal, desired goal को कंप्लीट करने के लिए जो appropriate steps, appropriate सब समझते हो ना, उचित। देखो एक चीज ध्यान रखना, मैनेजमेंट में कभी भी कोई काम बेस्ट, मतलब ये नहीं होता क्या, जैसे ये यहाँ पर एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करा है ना, एप्रोप्रिएट की बजाय कौन सा वर्ड, मतलब बेस्ट, कि यही अंतिम है, बेस्ट यही है ना, हमेशा ये नहीं कह सकते कि यही सबसे बेस्ट था। क्या होता है, वो एप्रोप्रिएट होता है। जैसे कि 2+2 = 4, ये करेक्ट है ना। तो मैनेजमेंट में कभी करेक्ट नहीं होता है, क्या होता है, एप्रोप्रिएट होता है। समझ में आ रही बात, आपने जिस डिसीजन लिया वो करेक्ट लिया या गलत लिया ये बात नहीं होती, वो एप्रोप्रिएट था या नहीं था, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं होगा कि एकदम परफेक्ट, परफेक्ट कभी
कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग को मैनेज कर रहे हो, हर जगह हर तरह से अलग तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, एप्रोप्रिएट डिसीजन होना चाहिए, ले सके, राइट। अब इसके बाद में आप देख रहे हैं नोट्स में कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यूज, फिर इसके बाद में मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, है ना, फिर प्योर साइंस, राइट। ये सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम समझे तो सही कि प्रिंसिपल क्या होता है, फिर उनके डिफरेंस वगैरह देखेंगे। क्लियर। नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये भी हम बाद में देखेंगे, ठीक। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये भी हम बाद में देखेंगे। सीधे आ जाइए पेज नंबर 3 पर, जहां पर लिखा है टॉपिक नंबर 2.4, फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। भाई दो लोग थे जो जिन्होंने मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स बताए, है ना। प्रिंसिपल बताया मतलब गाइडलाइन दी कि आप एक अच्छा मैनेजमेंट करना चाहते हो तो आप इन बातों का ध्यान रखो, आप इन बातों का ध्यान रखोगे आप एक अच्छे मैनेजर हो जाओगे, आपका मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, राइट। तो उसमें सबसे पहले हैं मिस्टर हेनरी फ्योल्स, राइट, हेनरी फ्योल। तो हेनरी फ्योल के बारे में कुछ यहाँ पर बैकग्राउंड है कि वो कहाँ के थे, उन्होंने क्या करा, राइट। नॉर्मली हम देखें तो 41 में इनका फ्रांस में इनका बर्थ हुआ था, और ये माइनिंग इंजीनियर थे। कौन से? खदान, है ना, खदान के इंजीनियर थे, और एक ये बहुत ही बेस्ट मैनेजमेंट व्यक्ति बने। इंजीनियरिंग का काम करते थे और धीरे धीरे इनको क्या करा, मैनेजमेंट का काम मिला, और करीबन इन्होंने 30 साल, बेटा कितने, 30 साल मैनेजमेंट का काम करा, एज अ मैनेजर काम करा। तो 30 सालों में जो इनका एक्सपीरियंस इनको जो मिला, उन एक्सपीरियंस को इन्होंने काय में बदल दिया, प्रिंसिपल, कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, सही रहेगा, आपको इन चीजों को फॉलो करना चाहिए। ठीक, देखो अब यहां पर एक चीज ध्यान से सुनना मेरी बात, 2 मिनट। हम ये जो टॉपिक पढ़ेंगे, ये प्रिंसिपल्स जो पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा, है ना। कायदे से देखा जाए एमपी बोर्ड की एग्जाम के हिसाब से इसमें ज्यादा पढ़ने के लायक नहीं है, कुछ 2-4 पॉइंट पढ़ लो बहुत हो गया, ठीक है। बट हम इसके कितने 14 प्रिंसिपल है, कितने 14, है ना। ये कम से कम 3 दिन चलेंगे, यही प्रिंसिपल हम कितने दिन पढ़ेंगे, आज, कल और परसों। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, उसका कारण है, हम लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं, ठीक। कॉमर्स पढ़ के हम लोग या तो खुद अपना बिजनेस करेंगे या फिर कहीं जॉब करेंगे। जॉब भी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप मैनेजर लेवल की जॉब करोगे। बात समझ में आ रही है? अपना जो एजुकेशन बैकग्राउंड है ना कॉमर्स, उसके बिहाफ पर, तो जब आप आगे जाके क्या बनोगे, मैनेजर, तो आपको उनके प्रिंसिपल तो मालूम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? मतलब ये लाइफ में आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। एमपी बोर्ड में काम आया नहीं आया वो बात की बात है, आगे आप कुछ भी करोगे ना, उसमें ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है, चाहे बिजनेस करो या नौकरी करो। क्लियर? तो हम थोड़ा सा उसको समझ के ही करेंगे, ठीक। चलिए, तो हेनरी फ्योल जो थे उन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिए, ठीक। पहला इनका प्रिंसिपल देखो, ये रहा 14, ही हैज गिवन 14 प्रिंसिपल, राइट। पहला, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क। इनका कहने का मतलब ये था कि भाई देखो, कोई भी काम एक लंबी प्रोसेस हो सकती राइट। जैसे कि मान लो आपको कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करना है ना। जैसे मान लो आपको कपड़े सिलना है ना, कपड़े टी शर्ट बनाने का काम करते हैं आप, तो पहले तो आपको कपड़ा खरीदना पड़ेगा, सही कपड़ा, ठीक। फिर उसको आपको उसकी कटिंग करना पड़ेगी, फिर कटिंग करने के बाद में उसको सिलना पड़ेगा, राइट। फिर उसको पैक करना पड़ेगा, फिर उसको मार्केट में रिलीज करना पड़ेगा। यदि देखा जाए तो ये है तो एक प्रोसेस, पर इस एक प्रोसेस में स्टेप्स बहुत है। कपड़ा खरीदना, कपड़े की कटिंग करना, कपड़े की सिलाई करना, ये अलग अलग स्टेप है, राइट। तो ये बोलते हैं कि लंबी प्रोसेस है ना, किसी एक व्यक्ति को मत दो, उसमें जितने कितनी स्टेप बना सकते हो, 5 स्टेप बना सकते हो आप। पहला तो कपड़ा खरीदने वाला एक अलग व्यक्ति, ठीक। उसकी कटिंग करने वाला अलग व्यक्ति,
उसको सिलाई करने वाला अलग व्यक्ति, एक उसकी पैकिंग करने वाला अलग पर्सन, और एक हो गया कौन, उसको मार्केट में ले जाने वाला, सेल करने वाला। मार्केट में ले जाने वाला, सेल करने वाला तो और अलग हो गया, राइट। तो आप एक व्यक्ति को एक ही काम दो और बहुत छोटा काम दो, कटिंग करने का काम दो बस उसको, उसका सिर्फ एक ही काम है, क्या है, कटिंग करना, और कुछ नहीं करेगा, वो उठा के भी नहीं लाएगा वहां से, वो यहीं बैठा रहेगा, उस टेबल पे ही बैठा रहेगा, उसकी टेबल पे वो कपड़ा आना चाहिए, वो टेबल पे कटिंग करेगा और वो कपड़ा उसकी टेबल से और कोई ले जाना चाहिए, उसका काम सिर्फ क्या है, कटिंग करना। बात समझ में आ रही है? काम का इतना छोटा हिस्सा दो एक व्यक्ति को कि वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाए। मैं अभी कुछ प्रिंट आउट निकाल रहा था, क्लियर बता रहा हूं, आप लोगों के नोट्स प्रिंट कर रहा था मैं, तो प्रिंट करते करते मेरे को पहले शुरू में सोचना पड़ा कि मैं कहां से कहां तक प्रिंट दूं, पेज कैसे लगाऊं प्रिंटर में, है ना। पर जब करता गया तो मैंने एक क्लास पढ़ाते पढ़ाते प्रिंट दे दिया। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि सब मालूम हो गया था, है ना। तो और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल यदि देखना है तो आप लोग मोबाइल लाए हैं, कुछ लोग लाए हैं, राइट। मेरी बात सुनना, फिर सर्च करना। यूट्यूब पर आप मोतीलाल ओसवाल एडवर्टीजमेंट टाइप करना, मोतीलाल ओसवाल यूट्यूब पे टाइप करना, 1 मिनट 5 सेकेंड का एक वीडियो है, आपको मालूम पड़ेगा कि एक्सपर्टाइजेशन का मतलब क्या आता है। सिर्फ एक छोटे से काम को करते करते आप कितने एक्सपर्ट हो सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखा वीडियो क्या है, हर व्यक्ति बहुत छोटा काम कर रहा है, बहुत छोटा, जैसे एक पेपर में वो उसको रखने का काम है ना, तो कितना फास्ट करता है वो, राइट। रोटी बनाने वाला आपने देखा कि वो रोटी बना के ऐसा फेंकता है, वो देखता भी नहीं है कि किसके हाथ में देना है मेरे को, बस ऐसा करता है, लाटता है और ऐसा फेंक देता है, और बिल्कुल वो सही जगह पे जाती है, राइट। ये क्या है, ये है डिवीजन ऑफ वर्क। जो पूरा वर्क है उसके छोटे छोटे इतने हिस्से करो और सिर्फ एक छोटे से हिस्से पर एक व्यक्ति को अपॉइंट करो और सिर्फ उसका काम ही एक है, बस यही कर, वो उसमें क्या हो जाएगा, बहुत एक्सपर्ट हो जाएगा, इफिशियंसी बढ़ जाएगी बेटा। बात समझ में आ रही है? इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगा, है ना। ठीक, चलिए देखते हैं इसको, आ जाइए नोट्स पर ध्यान दीजिए। डिवीजन ऑफ वर्क, फेल्स हैज एडवोकेटेड द डिवीजन ऑफ वर्क। वो किसकी वकालत करते हैं, वो बोलते हैं कि वर्क को क्या करो, आप विभाजित कर दो, डिवीजन कर दो, है ना, मतलब उसके छोटे छोटे हिस्से कर दो, टुकड़े कर दो। अकॉर्डिंग टू हिम, इफ, उनके अनुसार, इफ, यदि वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल, राइट, टास्क एंड असाइन्ड टू ट्रेंड स्पेशलिस्ट, मतलब हम छोटे छोटे हिस्से कर देंगे और एक अच्छे एक्सपर्ट बंदे को वो असाइन करेंगे, देन इट विल हेल्प इन टेकिंग द एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो भैया वर्क डिवीजन करने से आपको किसका फायदा मिलेगा, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब समझ रहे हो? देखो बेटा, एक बहुत ही सिंपल सी बात समझाने जा रहा हूं। कई बच्चे बार बार एक ही चीज पूछते हैं, सर बताओ पैसा कमाने के लिए क्या करना है ना। ऐसी बातचीत होती है तो वो लोग बोलते हैं सर आगे क्या करें, है ना। 12th के बाद में तुम लोग भी अभी मेरे को पकड़ोगे, सर क्या करना है आगे, पैसा कमाने के लिए क्या करना है, राइट। मैं एक ही चीज बार बार बोलता हूँ, कोई सा भी काम करो पर उसमें हो जाओ एक्सपर्ट। समझ में आ रही बात? मतलब आपको पाव भाजी बनाना अच्छा लगता है ना भाई, बात को समझना, इतनी बढ़िया बनाओ कि कोई एक बार आपकी पाव भाजी टेस्ट करे तो बार बार आए। समझ में आ रही बात? अब कुछ भी, आपको कटिंग करना, हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहते हो आप, राइट, तो आपको उसमें मन लगना चाहिए, उसमें कुछ क्रिएटिव होना चाहिए, उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। समझ में आ रही बात? आप तभी पैसा अच्छा कमाओगे जब आप क्या होगे, एक्सपर्ट होगे। एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, एमबीबीएस से ऊपर कौन होते हैं, एमडी। कौन होते हैं, एमडी, राइट। ये कौन होते हैं, एमडी मतलब स्पेशलाइजेशन, किस में, किसी एक में, जैसे कि क्या क्या बोल सकते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट, और कौन से होते हैं, सर्जन और मेडिसिन, है ना। ये सब अलग अलग लाइन है, एमबीबीएस तक ये सब एक जैसे हैं, पर एमडी में ये सारी चीजें क्या हो जाती है,
अलग अलग हो जाती है और एक ही चीज में एक्सपर्ट होते हैं, है ना। ऑर्थो, ऑर्थो मतलब हड्डी, है ना, ऑर्थो स्पेशलिस्ट डॉक्टर। अब आपकी हड्डी ब्रेक हुई है तो आप किसके पास जाओगे? ऑर्थो के पास जाओगे कि हार्ट वाले के पास जाओगे? नहीं ना। और यदि आप एमबीबीएस के पास गए तो वो तो जैसे तैसे तो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करेगा, छोड़ेगा तो है नहीं तुमको। बात समझ में आ रही? पर आपका सही इलाज कहाँ होगा? ऑर्थो एमडी के पास में, स्पेशलिस्ट के पास में। एमबीबीएस की फीस कम होगी और स्पेशलिस्ट की फीस ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात मेरी? तो स्पेशलाइजेशन ही महत्वपूर्ण है हर जगह। आप कुछ भी करो, आप उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। तो बिजनेस में भी आपके यहाँ जो भी काम हो रहा है वो एक एक्सपर्ट बंदे से ही होना चाहिए ना, भले से वो छोटा सा काम है पर वो उसमें क्या होना चाहिए? एक्सपर्ट। तो यहाँ पर हेनरी फ्योल यही कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, काम को इतने छोटे डिवीजन में करना है और वहां पर एक ट्रेंड पर्सन को ही अपॉइंट करना है ताकि आपको स्पेशलाइजेशन का फायदा मिले। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन के बाद इसमें क्या लिखा है? द इंटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क विथ द सम एफर्ट्स। कुछ थोड़े से एफर्ट्स में हम ज्यादा प्रोडक्शन करें और अच्छा करें, ये इसका मकसद है, राइट, है ना। इसके एडवांटेज है, ठीक है। इट इज द मोस्ट इफिशिएंट वे टू यूज ह्यूमन एफर्ट्स। क्लियर? Because of this principle, an organization is divided into separate department, जैसे कि प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग। इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, किसी भी बड़े बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट बन जाते हैं इसी प्रिंसिपल के तहत। बात समझ में आ रही है? आपको पूछ सकता है कि भाई एक कंपनी है और कंपनी ने अपने इसमें डिवीजन बनाए हैं, कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? तो आप बोल सकते हो डिवीजन ऑफ वर्क, हेनरी फ्योल्स का प्रिंसिपल। क्लियर? हालांकि एमपी बोर्ड में ऐसा नहीं पूछते, है ना, ये सब सीबीएसई में पूछते हैं। एमपी बोर्ड में तो सीधे बोलते हैं हेनरी फ्योल के 4 प्रिंसिपल बताइए अपनी इच्छा अनुसार, स्वाद अनुसार। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट, ये इसका कुछ नीचे एक टेबल बनी हुई है, पॉजिटिव एफर्ट्स और नेगेटिव एफर्ट्स, ओ इफेक्ट, सॉरी। मतलब पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? यदि हम डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे या इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो हमको क्या फायदा होगा? एडवांटेज, है ना। तो ऐसा मत बोलना एग्जाम में आ जाए कि एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, तो तुम बोलोगे वो तो पढ़ाया ही नहीं सर, है ना। ये रहे, ठीक। और यदि फॉलो नहीं करेंगे, याद रखना, एक तरफ एडवांटेज है, दूसरी तरफ डिसएडवांटेज नहीं है, ध्यान से समझो। है ना। डिसएडवांटेज का मतलब होता है कि यदि आप ब्लूटूथ ईयरफोन का उपयोग कर रहे हो तो एडवांटेज तो है ही, पर उसके साथ साथ क्या भी मिलेगा? डिसएडवांटेज भी मिलेगा। बात को समझ में आ रही है? यहाँ पर ये डिसएडवांटेज नहीं है, ये नेगेटिव इफेक्ट का मतलब ये है कि यदि आप फॉलो नहीं करोगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या नुकसान होगा। समझ में आ रही बात? तो एक तरफ एडवांटेज है और यदि फॉलो नहीं करते हैं तो क्या लॉस होता है, वो है, ठीक है ना। डिसएडवांटेज नहीं है, ध्यान देना। चलिए फटाफट इसको देखिए। रिपीटेड परफॉर्मेंस बाय एन इंडिविजुअल लीड टू स्पेशलाइजेशन। यदि एक व्यक्ति क्या करता है, एक ही काम को बार बार करता है तो वो उसमें क्या हो जाता है? एक्सपर्ट हो जाता है। नीचे उसी में देखिए, लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। इसका फायदा क्या होता है कि नुकसान कम होता है। अब एक बंदा एक ही काम कर रहा है, वो टी शर्ट के लिए वो कपड़े की कटिंग कर रहा है, वो इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि बहुत बारीकी से कटिंग करेगा, नुकसान कम होने देगा। समझ में आ रही बात? उसके बाद में आ गया इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस बढ़ती है। बात समझ में आ रही? हाँ, इसका नेगेटिव इफेक्ट बहुत ही सिंपल है, आप देख लेना, नहीं तो ज्यादा टाइम लगेगा छोटी छोटी चीजों को क्लियर करने में। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी क्या होती है? किसी काम को करने के लिए जिन पावर की जरूरत होती है, नीड होती है, वो पावर अलॉट करना, उसको क्या बोलते हैं? अथॉरिटी देना। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब
उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना, उस काम को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, चलो पढ़ के देखते हैं, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। अथॉरिटी मीन्स द राइट टू गिव ऑर्डर। अथॉरिटी का मतलब क्या होगा भाई, तुम्हारे स्कूल का जो प्रिंसिपल, उसको अथॉरिटी है किस चीज की, कि पूरे बिजनेस पूरे स्कूल को संभालने की, है ना। उनके अंडर जितने भी टीचर्स हैं वो उनको ऑर्डर कर सकते हैं, हाँ या ना, कर सकते हैं ना। प्रिंसिपल ऑर्डर कर सकते हैं ना, किसको, टीचर्स को। प्रिंसिपल टीचर को ऑर्डर कर सकता है, राइट। तो अथॉरिटी है, अथॉरिटी का मीनिंग है कि क्या देना, उसको अधिकार देना, राइट, ऑर्डर देने का अधिकार देना। एंड ऑब्टेन ओबीडियंस, और वो काम करवाना। अधिकार का मतलब सिर्फ ऑर्डर देने से मतलब नहीं होता है, उस काम को कंप्लीट करवाना भी अथॉरिटी होती है, कि ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसको निभाना है, तो उसके लिए तुमको क्या मिलना चाहिए, वो पावर भी देना है। ऑन द अदर हैंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द असाइन्ड टास्क ऑन टाइम। समझ में आ रही बात। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होगा, कि भाई जो भी आपको टास्क दिया हुआ है, जो भी आपको काम दिया है, उस काम को समय पर पूरा करना है। ठीक, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और हमारे घर में भी ऐसा ही होता है ना। हमारे घर में मम्मी ने हमको बोल दिया कि जा बेटा 1 किलो क्या लेके आ जा, बताओ कुछ चाहिए क्या, 1 किलो चावल लेके आ जा, राइट, बोला उन्होंने, है ना। 1 किलो चावल लेके आ जा, ये कहा, ठीक है। और उसके साथ में आपको ये कहा कि चावल अच्छे होना चाहिए, है ना, बासमती होना चाहिए, ये भी बताया, ठीक है। और सिर्फ कितने दिए, 50 रुपए, है ना। चावल अच्छे भी चाहिए, ठीक है। अब बच्चे ने पूछा मम्मी पैसे कम पड़ेंगे तो क्या अंकल से उधार कर लूं। बच्चे ने पूछा कि मम्मी 50 रुपए में नहीं आए तो क्या मैं अंकल से वो 50 जो भी थोड़े बहुत जरूरत पड़ेंगे क्या उतना मैं उधार कर लूं। मम्मी ने बोला नहीं, उधार मत करके आना। अब बच्चा गया, है ना। सच में वो 70 रुपए किलो के अच्छे चावल थे और 50 रुपए किलो के उतने अच्छे नहीं थे। क्या बच्चा अपना काम सही टाइम पे सही तरीके से कर पाएगा। बाद में आप ही उसको बोलोगे ये कौन से चावल उठा के लिया आया नालायक। अरे तुमने उसको पावर तो दी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, पर उसको पावर दिया, उतना राइट्स दिया कि वो डिसीजन ले सके वहां पर कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बात समझ में आ रही है। तो हमेशा बिजनेस में एक चीज ध्यान रखना, या कहीं पर भी, जिसको जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उतना उसको क्या देना पड़ेगा, आपको अथॉरिटी देना पड़ेगी, पावर देना पड़ेगा, राइट्स देना पड़ेंगे। बात समझ में आ रही। सर यदि हमने ज्यादा अधिकार दे दिए तो, सोच के देखो, आपको आपकी मम्मी ने अधिकार दे दिया, देखो जो लगे वो भी ले लेना। तो चावल के अलावा तुम क्या क्या ले लोगे वहां से। बात समझ में आ रही ना। वो चीज भी ले लोगे जो शायद आपकी मम्मी चाहती ही नहीं कि आप लो, पर आपको ज्यादा पावर दे दिया ना। जितना काम था उतना पावर नहीं दिया, उससे ज्यादा दे दिया। आपने उस पावर का क्या करा, मिसयूज करा। मम्मी के साथ तो आइसक्रीम खा नहीं सकते थे, पर मम्मी ने क्या बोल दिया था, जो लगे देख लेना, तो इसको यही निपटा दे बोले, और मम्मी को जाके बस रेपर दिखा देना, मम्मी ये खा ली में, है ना। बात समझ में आ रही ना। आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा उसको क्या दे दिए, पावर दे दिए, इसलिए उसने उस पावर का, उस अथॉरिटी का क्या करा, मिसयूज करा। कम दिए तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा, ज्यादा दिए तो वो उसका क्या करता है, मिसयूज करता है। इसलिए ये दोनों क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए तराजू जैसे, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ही अधिकार, न कम न ज्यादा। कौन बोल रहे हैं, हेनरी फ्योल बोल रहे हैं। भैया कम न ज्यादा वाला सिस्टम रखना, बराबर होना चाहिए। ठीक, चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्योल दिस देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Excess of authority without matching responsibility may result in misused authority. Clear? Whereas the excess responsibility का मतलब क्या हुआ, कि अथॉरिटी कम दी है ना। विदाउट एडुकेट अथॉरिटी
may lead to failure of organization goal. Clear? There should be a parity between them. Parity मतलब एक उसमें जोड़ा होना चाहिए, है ना? हाँ भाई, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आप रीड करो, आप बताओ कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने रीड कर लिए और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इजी पॉइंट है। ठीक, नेक्स्ट, डिसिप्लिन। भाई डिसिप्लिन क्या चीज होती है? आपकी स्कूल में एक डिसिप्लिन होता है, राइट? टाइम पर आना, टाइम पर जाना। अभी मैंने एक चीज देखी, ये कोरोना काल में जिन बच्चों की 8th तक की क्लासेस जो हैं लग नहीं रही है, उन बच्चों में आप देखोगे ना, डिसिप्लिन बिल्कुल खत्म हो गया। कोई उठने का टाइम नहीं, कोई सोने का टाइम नहीं, कोई खाने का टाइम नहीं, बस खेलना 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 और मोबाइल चलाना, है ना? डिसिप्लिन क्या करता है, आपको एक सिस्टमेटिक वे में लेके आता है। क्या करता है? एक सिस्टमेटिक लाइन में लेके आता है। डिसिप्लिन होगा तो काम सब सही टाइम पर होगा। जैसे डिसिप्लिन किस चीज का, कि भैया टाइम पर उठने का। एक बच्चे के लिए नॉर्मली जब स्कूल थी तो क्या होता था, हर काम टाइम पर होता था। सुबह उठने का टाइम फिक्स था, फटाफट नहाना और कहाँ जाना, स्कूल जाना, स्कूल से आके लंच करना और उसके बाद में थोड़ा सा सोना या आराम करना या होमवर्क करना, फिर खेलने जाना, फिर ट्यूशन जाना। बिल्कुल सिस्टमेटिक था। अब तो समझ में नहीं आ रहा बच्चा खाता कब है, सोता कब है ना? बिल्कुल गड़बड़ हो गई ना। बिल्कुल ऐसा ही होता है यदि किसी भी बिजनेस में डिसिप्लिन ना हो, है ना? चलो मान लो कि टाइम पर आना एक डिसिप्लिन है, राइट? किसी ऑर्गेनाइजेशन में यदि एम्प्लॉयज के ऊपर ये डिसिप्लिन ना हो टाइम पर आने का, तो क्या होगा? सब अपने अपने हिसाब से आएंगे, अपने हिसाब से जाएंगे, हो गया काम भाई, हाँ या ना? डिसिप्लिन में अपने सीनियर से बात करने का तरीका भी एक डिसिप्लिन होता है ना भाई? जैसे कि मान लो आप क्लास में बैठे हो, आपको मुझसे डाउट पूछना है, एक डिसिप्लिन तरीका है कि भैया आप धीरे से हैंड राइज करोगे। अरे सर रुको तो, मेरी बात सुनो तो, पढ़ा लिया मैंने, बात समझ में आ रही है ना? ये कोई डिसिप्लिन नहीं है ना, राइट? तो डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टमेटिक वे में लेके आता है, राइट? इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, काम टाइम पर होता है, गोल अचीव होता है। क्लियर? और डिसिप्लिन किस तरीके से बनता है? जैसे स्कूल में डिसिप्लिन कैसे लाते हैं आप? 5 मिनट यदि लेट हुए स्कूल में तो क्या करते हैं? फाइन, राइट? फाइन, कुछ ना कुछ फाइन का तरीका होता है, या तो आपको वहीं आधा घंटा खड़ा रहने देंगे, 15 मिनट खड़ा रहने देंगे, या 10-5 रुपए फाइन लेंगे, है ना? क्लियर? यही होता है ना? तो फाइन के थ्रू हम डिसिप्लिन को क्या करते हैं? स्टेब्लिश करते हैं। डिसिप्लिन इसलिए भी जरूरी होता है ये बताने के लिए कि देख भाई मैं यहाँ पर हूं, है ना? जब क्लास में कोई तेज चलता है, डिसिप्लिन तोड़ता है, तो उसको वहां पर बिठाया जाता है कि देख मैं हूं। इसीलिए जब आप लेट आते हो ना स्कूल में, तो आपको क्या करते हैं? फाइन किया जाता है, ये कि भैया तुम्हारा राज नहीं चल रहा है यहाँ पर, आपको हमारी सुनना पड़ेगी। किसकी? हमारी। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यदि आपको लेना है डिसिप्लिन का, तो आर्मी में। आर्मी सबसे डिसिप्लिन होती है, बहुत ही बेस्ट। 4 बजे उठना है, मतलब 4 बजे आप 5 मिनट लेट हुए कि आपकी मतलब है ना, वो दिन तो मतलब काला दिन हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्यों उसको इतना 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 खतरनाक पनिशमेंट क्यों मिलता है? उसको ये बताने के लिए हमने क्या बोला था, 4 बजे, तूने हमारी बात सुनी नहीं, चल बेटा। तो उसके अंदर एक दिमाग में ये लाने के लिए कि भाई तेरा बॉस यहाँ है, खड़ा है, और मैं जो बोल रहा हूँ तेरे को वही करना है। मैंने एक चीज सुनी थी, मेरे को कंफर्म नहीं है बट मैंने किसी के थ्रू सुनी थी, कि बोले आर्मी में क्या करते हैं, उनका जो कमांडर होता है सीनियर, जो ट्रेनिंग में आते हैं ना, उनको जो उनका जो कमांडर होता है वो बोलता है आप लोग ये 8 फीट गड्ढा खोदो। ठीक, अब नया नया जोश में आर्मी वाला जो भर्ती हुई है वो खोद देता है, खोद दिया, गड्ढा कर दिया, अब इसको वापस भर दें। अब जरा सोचो कैसा दिमाग खराब होगा। अरे जब वापस भरना ही था तो खुदवाया क्यों साहब? मालूम वो ऐसा क्यों करते हैं? उनके दिमाग की सोचना के शक्ति खत्म कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि यदि हम कोई ऑर्डर देते हैं तो आपको उसके लिए सोचना नहीं है, हमने जो बोला वो करो।
ये आदत डाल रहे हैं। समझ में आ रही बात? क्या आदत डाल रहे हैं? हमने बोला और करो, और यही क्या है? डिसिप्लिन। बिजनेस की एक मीटिंग हो रही है, एम्प्लॉइज हैं, बॉस है, ठीक। मैंने कहा, मान लो मैं बॉस, मान लो, है ना, थोड़ी देर के लिए है ना, मैंने कहा हम लोग इस तरीके से करेंगे। एक बच्चा, एक एम्प्लॉय, नहीं नहीं सर ये कैसे हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये तुम देख लो, ये तो हम नहीं करने वाले। तो फिर बाकी के लोग कर लेंगे, मेरी बात सुन लेंगे। यदि एक व्यक्ति ने मेरी बात मानने से मना कर दिया तो बाकी के बात मान लेंगे। यहाँ पर डिसिप्लिन नहीं, ये है डिसिप्लिन। क्लियर? पढ़ो इसको, आप इसको रीड करो, क्योंकि इतना रीड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा मेरे को। आप इसको रीड करो, इजी पॉइंट्स हैं, ठीक है। देखो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करवाना है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि वहां के जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, नियम कायदे, उनको फॉलो करवाना डिसिप्लिन का मतलब है, ठीक है। और आप यहाँ देखोगे नीचे लिखा हुआ है पेनल्टीज आर हेल्पफुल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? पेनल्टी लगाना पड़ता है। क्लियर? इसको फॉलो करने के कुछ फायदे हैं, एडवांटेज है। यदि फॉलो नहीं करोगे तो कुछ इस तरह की हालत रहेंगी, ठीक है। रीड कर लोगे, इजी है। चलो रीड कर लो पहले। देखो इसमें ये पॉजिटिव इफेक्ट में देखो, लास्ट लाइन, ये 3 नंबर के सामने एंड स्टैंडर्ड्स दिख रहा है। इट हेल्प टू इम्प्रूव इफिशियंसी एज वर्क इज डन एज पर द रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है कोई काम का तरीका फिक्स कर देना, राइट। जैसे कि आज आपको इतना काम करना है, मतलब डेली आपको इतनी फाइल निपटानी है, फाइल देखनी है, या जैसे मान लो आप ये मार्कर बनाने का काम करते हो, आप एक मशीन पर काम कर रहे हो, तो आपको बोल दिया कि एक दिन में 1000 मार्कर आपको बनाने हैं। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड है, इतना काम आपको डेली करना है। तो यदि डिसिप्लिन रहेगा, व्यक्ति टाइम पर आएगा, ठीक, तो वो ये काम कर पाएगा, नहीं तो ये काम नहीं कर पाएगा। क्लियर है ना? तो ये स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है। अच्छा, एक और सबसे खास चीज ध्यान से सुनो, यूट्यूब पर एक और वीडियो है, नेशनल ज्योग्राफी का, कौन सा? मेगा किचन। क्या डालोगे? नेशनल ज्योग्राफी मेगा किचन, और उसमें डालोगे लिज्जत पापड़। हाँ, लिज्जत पापड़, ठीक है ना। करीबन 40 मिनट का एक वीडियो है, ठीक है। बहुत ही बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन किया गया। मैनेजमेंट की ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम इस बिजनेस स्टडी को पढ़ते समय उसके मैं बहुत सारे आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे उसमें ये एक स्टैंडर्ड का एग्जांपल आपको मिलेगा। आपने कभी देखा कि जैसे कोई भी अच्छी पापड़ कंपनी है, उसके सारे पापड़ एक जैसे होते हैं, पर वो पापड़ ना जाने कितने लोग बनाते होंगे, पर फिर भी एक जैसा पापड़ बन रहा है। लिज्जत पापड़ का आप यदि स्टडी करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा वहां मशीन से पापड़ नहीं बनते, लेडीजें बनाती है, और लाखों लेडीजें ये काम कर, हजारों लेडीजें ये काम कर रही है, और सभी के पापड़ का वेट, उसका साइज सेम है, थिकनेस सेम है। ऐसा कैसे हो सकता है ना? वो उसमें मिलेगा कि ऐसा कैसे होता है, और तुम बताना कि ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है ना। क्या सर्च करोगे? लिज्जत पापड़ पहले तो डालना, मेगा किचन, फिर बाद में नेशनल ज्योग्राफी। जैसे ही मेगा किचन डाल दोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो 40 मिनट का एक वीडियो आ जाएगा। वो वीडियो जरूर देखना, मैं कई बार उसके एग्जांपल दूंगा। उसमें आपको, अपन ने पढ़ा था 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल, लोअर। आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि टॉप लेवल क्या था, मिडिल कहाँ था, और लोअर लेवल कहाँ था, है ना। इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया, उसमें बहुत कुछ बताया गया है, मैं रियल में बोल रहा हूँ। उसमें सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी बताए गए हैं, ठीक है। उसमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी बताया गया है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया वीडियो है जिसमें आपको बिजनेस स्टडी के लिए बहुत अच्छी चीजें मिल जाएगी, और मेरे को वो समझाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा, इसलिए जरूर देखना है, ठीक है। आज आपका सबसे बड़ा टास्क ये है, ठीक। आगे देखें, यूनिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड। भाई इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति से एक ही व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए? कमांड मिलना चाहिए। मैं आपको इसको कहीं दिखाना चाहूंगा,
नेक्स्ट पेज मेरे ख्याल से पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पर एक डायग्राम बना हुआ दिख रहा है तुमको, गैंगप्लैंक दिखा है ना, A B C D, राइट। डी के नीचे भी और हो सकता है, यहां पर एक छूट गया, F के नीचे इधर आना चाहिए था जो नहीं आया, ठीक है इसको करेक्ट करना पड़ेगा। चलो, ए बॉस हो गया सबका, राइट। ए के नीचे कौन है, बी, बी के नीचे कौन है, सी के नीचे कौन है, डी, राइट। अब समझना, बी सी को केवल बी ऑर्डर कर सकता है, सी को कौन कर सकता है, केवल सर बॉस तो ए भी हुआ ना, सी का बॉस तो ए भी हुआ, सीनियर, वो भी बी से बड़ा है कि नहीं, पर सी को ए ऑर्डर नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात भाई। कमांड, कमांड मतलब ऑर्डर है ना, किसी एक ही व्यक्ति से मिलना चाहिए, एक व्यक्ति को कमांड एक ही व्यक्ति से, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, एक पर्सन को एक पर्सन से जब ऑर्डर मिले उसको यूनिटी ऑफ कमांड बोले। सी को सिर्फ किससे ऑर्डर मिलना चाहिए, बी से, बी से, ए से नहीं, राइट। यदि ऐसा हुआ तो ए ने दे दिया तो ऑर्डर, कंफ्यूज हो जाएगा वो कि बड़े साहब की सुनूं कि छोटे साहब की सुनूं, हाँ या ना, पहले काम किसका करूं, और दोनों का काम एक टाइम पे कर पाएगा क्या, नहीं। अच्छा, एक ही काम को दोनों ने अलग अलग तरीके से बताया तो नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना है, गया नौकरी छोड़ देगा, छोड़ देगा ना भाई, ये इनके पागलों के बीच में रहने से मतलब नहीं है यार। या फिर इसका दूसरा इफेक्ट भी पड़ सकता है, क्या, बी ने पूछा मेरा काम हो गया, सर नहीं हुआ, क्यों, वो ए साहब आए थे, उन्होंने मेरे को बोला तो पहले उनका काम करना पड़ा, टालम टोली कर दी, जबकि इनने दोनों के काम नहीं करे। ए पूछे तो बोले साहब बी ने बोला था पहले उसका उनका काम करा। समझ में आई बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तय कर पा रहे हो कि आपको किसका काम करना था, आप तय नहीं कर पाओगे कि आपको किसका काम करना था, मतलब आप उस सी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते कि तूने मेरा काम क्यों नहीं करा, अरे सर साहब ने बोला था। बात समझ में आ रही। दूसरी चीज, बी को बुरा नहीं लगेगा, बी को बुरा लगेगा ना कि यार ये साहब जब देखो जब मेरे आदमी को काम पे लगा देते हैं, अब मेरा काम कौन करेगा। बात समझ में आ रही है। बी नाराज होकर क्या बोलेगा, अब तुम ही करवा लो साहब। समझ में आ रही बात, नाराज हो जाएगा, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय का रिलेशन गड़बड़ा जाएगा, है ना। सी को कुछ काम होगा, बी के पास आएगा, वो छुट्टी के लिए अभी बताया था ना कि साथ छुट्टी दे दो, तो बी क्या बोलेगा, जा बड़े सेठ से बात कर, हाँ या ना, और हाँ, काम तो उसका करता है, मेरा तो करता ही नहीं। सब कुछ गया गड़बड़, डिसिप्लिन खत्म। समझ में आ रही बात। तो आपको इस चीज का फॉलो करना पड़ेगा, किस चीज का, कि ए ऑर्डर केवल बी को कर सकता है और बी ऑर्डर सी को, मतलब सी सिर्फ किसका ऑर्डर लेगा, बी का, ए का ऑर्डर नहीं लेगा। इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। क्लियर, आपस आ जाओ अपने यूनिटी ऑफ कमांड वाले पॉइंट पर। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट दैट ईच पार्टिसिपेंट इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ये जो मैंने डायग्राम बताया था ना, है ना, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि एक चैप्टर है हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ये सब समझ में आ जाएगा कि फॉर्मल क्या होता है, क्या होता है, जो भी, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर एंड इज आंसरेबल टू ओनली वन सुपीरियर, मतलब सी कौन हो गया, पार्टिसिपेंट हो गया, राइट। वो केवल किससे ऑर्डर ले सकता है, केवल एक ही अपने सुपीरियर से ऑर्डर ले सकता है, और केवल उसी के लिए वो आंसरेबल होगा, मतलब केवल उसी के लिए वो काम के लिए जवाबदेह होगा, आंसर करने के लिए कि हुआ है कि नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही है। इफ इन एनी केस employee get order from two superior at the same time, the principle of unity of command is violated, मतलब कि उसका क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा, right, and it will result in confusion and chaos,
चॉस का मतलब होगा भेदभाव और मनमुटाव। मनमुटाव बोलते हैं ना, गड़बड़ हो जाएगी। इट कैन बी अवॉइडेड इफ देयर इज प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट। देखो बेटा कोऑर्डिनेशन आ गया, लास्ट फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ही तो क्या है, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट क्या है, कोऑर्डिनेशन। ये याद रखना, ठीक है। दिस प्रिंसिपल इसके आप पढ़ लेना, ठीक है। नो कंफ्यूजन, ठीक। नो कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हुआ, वाद विवाद। वो क्या बोल रहा है, नो कॉन्फ्लिक्ट अमंग द सुपीरियर। अब बी ए से नहीं भिड़ सकता है, भिड़ सकता है। सर आप मेरे अधीनस्थों को काम क्यों दे रहे हो, मेरा काम कौन करेगा। तो ये बोलेगा मेरा काम कर दिया तो तेरा क्या जा रहा है, ज्यादा तेज चल रहा है। लड़ाई हो जाएगी ना दोनों के बीच में, कि नहीं ये व्यक्ति मेरा काम करेगा, नहीं ये व्यक्ति मेरा काम करेगा, वो नौकरी छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। इसके पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट बेटा पढ़ के देखो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसमें कुछ मतलब बढ़िया पॉइंट है, पर बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, इसलिए आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम इसके 4-5 पॉइंट नेक्स्ट डे में कंप्लीट करेंगे। बट याद रखना बेटा, वो वीडियो जरूर देख के आना, मेगा किचन है ना, लिज्जत पापड़ है ना। आप लोगों ने लिज्जत पापड़ का नाम सुना भी है, नहीं ना, आप नहीं जानते हो, आपको लग रहा है कि ना जाने ये छोटी सी कंपनी होगी। ये इतनी फेमस है, ध्यान से सुन लो, ये इतनी फेमस कंपनी है कि इसके इतने ऑर्डर आते हैं एक्सपोर्ट के, कि इंडिया में उसको मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, उसको फुलफिल ही नहीं कर पाता है। और ये एक महंगा पापड़ है। क्या है, महंगा है, क्यों, क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है ना। इतनी डिमांड है बाहर कि इंडिया में वो फुलफिल ही नहीं कर सकते, इसलिए आप उसका नाम नहीं सुन पा रहे। ये छोटी मोटे कंपनी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, जरूर देखना इसको, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको।